हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी का लेवल एक बिल्कुल पीक पॉइंट पे होगा। अब धीरे-धीरे टाइम कम बचा है, ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। ज़रूरत इस बात की बढ़ी है कि अब कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होता जाएगा। अब टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा नई चीज़ों पढ़ने का, ठीक है? जितना आपने पढ़ लिया है, उतना ही आपको लिए बहुत है। अब जितना प्रैक्टिस कर सकें, जितना मार्क लगा सकें, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो आज यहाँ हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी क्लास है, ये एक मार्क टेस्ट मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। फुल मार्क टेस्ट 150 क्वेश्चन का मार्क टेस्ट है। उसको आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ सेकंड फुल मार्क टेस्ट लगाया जा रहा है। 150 क्वेश्चन रखे गए हैं, वो भी सीटेट लेवल के रखे गए हैं। किसके लेवल? सीटेट लेवल के रखे गए हैं, ठीक है? तो वो जो 150 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो वो पाँचों सेगमेंट से हैं, पाँचों सेगमेंट से हैं। अब ये 5 सेगमेंट कौन-कौन है, आप जान ही रहे हैं। सीडीपी है, मैथ है, साइंस है और उसके बाद हिंदी है, ठीक है? तो ये जो इंग्लिश है, पाँचों सेगमेंट रखे गए हैं, वो बेहतरीन लेवल के रखे गए हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप 1.5 से 2 घंटे टाइम देंगे, तो आपके लिए आप इसमें आप देखेंगे टाइम लेंगे, 1 से 1.5 घंटे का हम हो सकता है आपसे टाइम लेंगे, लेकिन 1 से 1.5 घंटे में तैयारी का लेवल आपका बहुत बेहतरीन चेक हो जाएगा। आप खुद से चेक कर पाएँगे कि हमने कितनी तैयारी की है, ठीक है? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सीखने का वह रूप जो बिना प्रयास के होता है कहलाता है। सीखने का वह रूप जो बिना प्रयास के होता है कहलाता है। देखिए, सीखना कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम किसी के साथ सीखें, किसी के माध्यम से सीखें। कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बिना प्रयास के भी होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जन। उसको क्या कहते हैं? अर्जन। तो पहले का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक? ये पहले 30 क्वेश्चन रखे गए हैं, सीडीपी से रखे गए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से रखे गए हैं। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो बच्चे के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? जब कोई किसी बच्चे का विकास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, तो उनमें सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? बस आपको यही बताना है, ठीक है? आनुवंशिकता का, पर्यावरण का, विद्यालय का और शिक्षक का। तो दूसरे का जो राइट आंसर क्या है? वो पर्यावरण का, ठीक है? कहते हैं जैसा एनवायरनमेंट होगा, जैसा बच्चे को माहौल मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होगा और उसका ही प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है, ठीक? अगला क्वेश्चन। विकास क्रमबद्ध होता है। विकास कैसा होता है? क्रमबद्ध होता है। इसका अर्थ है सभी बच्चे समान गति से बढ़ते हैं, विकास में निश्चित क्रम होता है, विकास रुक सकता है, विकास केवल शारीरिक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? सभी बच्चे समान गति से बढ़ते हैं, तो पहला ऑप्शन ही आपका गलत हो गया कि बच्चे चाहे जिस घर के हों, अगर ये कहें कि सभी समान गति से बढ़ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, बच्चे में जो विकास होता है, वो निश्चित क्रम में होता है। किसमें होता है? कि निश्चित क्रम में होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा-सा क्वेश्चन को और बड़ा कर लिया जाए। हाँ, ठीक। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने, स्किनर ने, बंडूरा ने और कोहलबर्ग ने, ठीक है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने। तो ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो है ना, अल्बर्ट बंडूरा का। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने। बीएफ स्किनर ने जो सिद्धांत दिया है, वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। पियाजे का क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये, ठीक है? इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट बंडूरा। पांचवा क्वेश्चन। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। अगर कोई भी क्लास है वो चाइल्ड ओरिएंटेड है, तो उस क्लास में, उस कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है, कैसी होती है? निर्देश देने वाला, मार्गदर्शक, परीक्षक और नियंत्रक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। छठवां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? चलना, बोलना, सोचना, दौड़ना। संज्ञानात्मक विकास से संबंध पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर सी, सोचना, ठीक। सातवां हम देखते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या है? किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है निर्भरता,
भावनात्मक अस्थिरता, भाषा अधिगम, शारीरिक निष्क्रियता। देखिए किशोरावस्था जो होती है, एडोलसेंस जो होती है, ये बहुत ही खतरनाक समय होता है। इसी अवस्था में बच्चे बनते भी हैं और इसी अवस्था में बच्चे बच्चे जो है बिगड़ते भी हैं। अगर एडोलसेंस में बच्चे को राइट ट्रैक मिल जाए या राइट ट्रैक उनको दे दिया जाए तो बच्चे सक्सेस हो जाएंगे। अगर उनको इसी कंडीशन में, इसी अवस्था में गलत ट्रैक मिल जाए तो बच्चे हमेशा बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं। तो किशोर अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं एडोलसेंस की, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, भावनात्मक अस्थिरता। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है वर्गीकरण, तुलना, क्षमता का आकलन और दंड। यानी जो बुद्धि परीक्षण होता है उसका राइट आंसर क्या है, इसकी या उसका उद्देश्य क्या होता है, क्षमता का आकलन करना, क्षमता का आकलन करना। प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है, यानी जो मोटिवेशन होता है उसका इंटरनल सोर्स क्या है, मोटिवेशन का इंटरनल सोर्स क्या होता है, पुरस्कार, अंक, रुचि और दंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का लेवल बेहतरीन है। एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी तैयारी भी चेक होती रहेगी, आप कितना तैयार किया है, और लास्ट में कमेंट करके आप बताइएगा कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो 10th का समावेशी शिक्षा का आधार है समान पाठ्यक्रम, समान मूल्यांकन, विविधता की स्वीकृति और प्रतियोगिता। देखिए समावेशी शिक्षा की जब भी बात की जाएगी तो उसका मतलब होता है कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना। ठीक है, बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विविधता की स्वीकृति। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, किसी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं असर्शन बेस्ड रीजन पे, क्या है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रखे गए हैं। अब नीचे यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके दो कथन हैं, ए आपका असर्शन है, आर क्या है, रीजन है। तो सबसे पहले इन चार ऑप्शन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चारों ऑप्शन को नोट करने के बाद आपको क्या करना है, बाकी के क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ठीक, तो इनमें ऑप्शन में क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, दूसरे में क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसमें क्या है, ए सही है पर आर गलत है, ए सही है पर आर गलत है। लास्ट का क्या है, ए गलत है पर आर सही है। तो चलिए इसके हम क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं एक एक पॉइंट्स। 11 में बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं क्योंकि सीखना एक सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11th का ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इस लेवल के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए 12वां देखते हैं। 12वां में क्या है, सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। तो चलिए यहाँ तो गलत हो गया। अगर सभी बच्चों में विकास समान गति से नहीं होता है, सभी बच्चों में विकास जो होता है वह कैसे होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। तो पहला तो आपका गलत हो गया, क्योंकि विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव होता है। विकास पर क्या होता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव होता है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का, सॉरी 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी में क्या था, ए गलत है, आर सही है। अब आ जाइए 13 में, शिक्षक का डर बच्चों में अधिगम को बाधित कर सकता है। करेक्ट, अगर शिक्षक का डर है बच्चों में तो अधिगम को बाधित कर सकता है। अब ये बताइए आप सही है या गलत है, क्योंकि भय बच्चों में भावनात्मक असुरक्षा पैदा करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ये दोनों क्वेश्चन सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। आर जो है ए को पूरी तरीके से वेरीफाई कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 14 का क्या है, अधिगम का अर्थ व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है।
अधिगम जो होता है, सीखना जो होता है, उसका मीनिंग क्या होती है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया, असर्शन हो गया। यह परिवर्तन केवल परिपक्वता के कारण होता है। यह परिवर्तन केवल परिपक्वता के कारण होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ए आपका क्या है, सही है, और आर आपका गलत है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समावेशी शिक्षा सभी बच्चे के लिए समान अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करती है, करेक्ट। जब समावेशी एजुकेशन की बात की जा रही है तो उसमें कोई भी डाइवर्सिटी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता और क्षमता भिन्न होती है, ये भी करेक्ट है कि बच्चे जितने भी होते हैं उनकी आवश्यकताएं जो होती हैं, उनकी क्षमताएं जो होती हैं वो अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, आर भी सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक अच्छा शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को सीखने का अवसर मानता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई भी टीचर बेस्ट होगा, अच्छा होगा, वो क्रिएटिव लर्निंग का होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का होगा, तो उसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाएगी कि बच्चा कोई भी गलती करता है, त्रुटियां करता है, तो उसको क्या मानेगा, एक सीखने का अवसर मानेगा। ठीक है, क्योंकि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए में क्या दिया गया है, ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए 17 में क्या है, प्रेरणा अधिगम को प्रभावी बनाती है। प्रेरणा क्या करती है, अधिगम को प्रभावी बनाती है। बाह्य प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा से अधिक अस्थायी होती है। भाई प्रेरणा अगर देखा जाए अधिगम को प्रभावित बना रही है, मोटिवेशन अगर आपको चाहे इनर मोटिवेशन मिल रहा है चाहे आउटर मोटिवेशन मिल रहा है, तो सीखने में वो इम्पैक्टफुल होगा, प्रभावपूर्ण होगा। लेकिन अब ये कहना है कि जो आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा से अधिक स्थायी होती है, तो ये थोड़ा-सा आपको देखना है रीजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि ए सही है और आर गलत है। कक्षा में समूह कार्य सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगर क्लास में बच्चों को ग्रुप में आप कोई काम दे रहे हैं, समूह में कोई काम दे रहे हैं, तो वो सहयोगात्मक अधिगम को क्या करता है, बढ़ावा देता है, करेक्ट है। क्योंकि बच्चे एक दूसरे से सामाजिक अंतर क्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, क्या करता है, सही व्याख्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि को एक ही समान क्षमता माना जाता है। बुद्धि को एक ही समान क्षमता माना जाता है। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो इसका 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ए गलत है और आर जो है सही है। 20 में क्या है, विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप बीसवें में देखेंगे, और जो विकास होता है, जो अधिगम होता है, एक दूसरे से संबंधित है। अधिगम विकास को प्रभावित करता है और विकास अधिगम को। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, आपके दिमाग को घुमाएगा। बार बार इसको आपको पढ़ना होगा, समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। फिर कहा जा रहा है कि अधिगम विकास को प्रभावित करता है और विकास अधिगम को। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अब आ जाइए एमसीक्यू पे। असर्शन रीजन क्वेश्चन आपके कंफर्म हुए। अब यहाँ पे आप जवाब देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से, कक्षा में शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछकर उन्हें सोचने का समय देता है। कोई भी टीचर है, अगर कक्षा में, क्लास में बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद उन्हें सोचने का समय देते हैं, तो ये है कि वो क्या जानना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, किस टाइप की एजुकेशन देना चाहते हैं। तो रटन शिक्षण, दंडात्मक दृष्टिकोण, चिंतन आधारित अधिगम और निष्क्रिय अधिगम।
तो यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ें ए, बी और डी क्या है, नेगेटिव थिंग को रिफ़र कर रहे हैं। बाकी जो सी है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, चिंतन अधिकार आधारित अधिगम। चलिए अगला। इसमें क्या है, पढ़िए इसको फट से। एक बच्चा गणित में अच्छा है लेकिन भाषा में कमज़ोर है। मैथ उसकी अच्छी है लेकिन भाषा में क्या है, कमज़ोर है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? तुलना करना, दंड देना, बच्चे की शक्ति के अनुसार शिक्षण, अनदेखा करना। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें ए, बी और डी क्या है, नेगेटिव चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं और सी जो है ना, उसी बच्चे को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा जो है गणित में तो अच्छा है लेकिन भाषा में कमज़ोर है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को उनकी शक्ति के अनुसार शिक्षण दें। ठीक है? अगर जो वीक पॉइंट है उसका, उसको स्ट्रॉन्ग करें और जो स्ट्रॉन्ग है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और उसमें निखार लाएँ। चलिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा टाइप हो गया है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा। कक्षा में शिक्षक सभी बच्चों से एक ही तरीके से सीखने की अपेक्षा करता है। ये तो गलत है। कक्षा में शिक्षक सभी बच्चों से एक ही तरीके से सीखने की अपेक्षा करता है। यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है? यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है? व्यवहारवाद, व्यक्तिगत भिन्नता, अभ्यास सिद्धांत और पुनर्बलन। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नता। अब व्यक्तिगत भिन्नता विरुद्ध क्यों है? क्योंकि कोई भी बच्चे होते हैं, क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, वह हमेशा एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, उनमें कोई समानता नहीं होती है। जब बच्चों में समानता नहीं होती है, एकरूपता नहीं होती है, तो वह एक कैसे सीख पाएँगे, एक तरीके से कैसे सीख पाएँगे? तो अगर कोई टीचर ये उम्मीद करता है, अपेक्षा करता है, तो उसका ऐसा मानना गलत है। वो बिल्कुल भी व्यक्तिगत भिन्नता जो सिद्धांत होता है, उसके विरुद्ध है, उसके अगेंस्ट में है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा-सा बड़ा करते हैं स्क्रीन पे ताकि आपको दिखाई दे। एक बच्चा बार-बार गलती करता है, फिर भी प्रयास करता है, यह दर्शाता है। अगर कोई भी बच्चा है, वो बार-बार गलती कर रहा है, गलती करने के बाद भी प्रयास कर रहा है, तो वह क्या दर्शा रहा है? ठीक है ना? कम बुद्धि, आंतरिक प्रेरणा, भय, अनुशासनहीनता। तो ना तो उसके अंदर कम बुद्धि है, ना तो उसके अंदर भय है, ना ही उसके अंदर अनुशासनहीनता है। उसके अंदर क्या है? इनर मोटिवेशन है। क्या है? इनर मोटिवेशन है, आंतरिक प्रेरणा है। उसको बाहर से मोटिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है। तो ये तो हो जाता है ना, एक जो हिंदी का श्लोक है, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो कोई भी बालक है, कोई भी बच्चा है, अगर वो कंटिन्यू अभ्यास कर रहा है, बार-बार गलती करने के बाद भी अभ्यास कर रहा है, तो इसका मतलब वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है, हाइली मोटिवेटेड है। उसको बाहर से किसी मोटिवेशन की नीड नहीं है। तो अगर ये मोटिवेशन जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, सीटेट 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगे रहिए। क्योंकि ये कांसेप्ट होता है नेवर गिव अप का, जब आप छोड़ने की सोचते हैं तो हो सकता है अगला कदम ही आपका सफलता का हो। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस में आप लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, एक न एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ा-सा बड़ा टाइप हो गया है, एक बार हम देखते हैं। हाँ, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा बट विज़िबल है, क्लियर दिखाई दे रहा है। शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से पढ़ाता है। ये तो 100% है, बहुत ही बेहतरीन शिक्षक है। अगर ऐसे कोई भी शिक्षक होते हैं तो मान लीजिए बच्चों के बहुत फ़ेवरेट बन जाएँगे। तो ये पूछा जा रहा है कि किस अधिगम को बढ़ावा देता है? अगर क्लास में आप बच्चों को उनके डेली लाइफ़ के वास्तविक जीवन से या रियल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल से आप पढ़ाते हैं, तो ये क्या होता है, रटंत होता है, अर्थपूर्ण, यांत्रिक और दंडात्मक। तो यहाँ पे ये दोनों का ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अर्थपूर्ण। कक्षा में शिक्षक बच्चों को समूह में बैठाकर समस्या हल करने को कहता है। यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? ये बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत है। कोई भी टीचर है, अगर बच्चों को क्लास में ग्रुप में बैठा दे, बैठाने के बाद कहे कि ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, तो ये क्या होता है? व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा है, सामाजिक संरचनावाद से जुड़ा है, परिपक्वता से जुड़ा है या आनुवांशिक है। देखिए आनुवांशिक का यहाँ कोई रिलेशन है ही नहीं, मैच्योरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। व्यवहारवादी हटा दीजिए, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये सामाजिक संरचनावाद है।
क्या है सामाजिक रचनावाद। चलिए 27 में क्या है, यदि बच्चा उत्तर जानता है लेकिन बोल नहीं पाता तो समस्या है। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं कि उत्तर तो उनको आता है, आंसर उनके आता है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, हेजिटेशन होता है, एक झिझक होती है, कहीं हम बताएं हमारा आंसर गलत ना हो जाए, टीचर हमको डांट ना दे। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे मिल जाएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट। क्या होता है, इंट्रोवर्ट। बच्चे जानते सब कुछ है लेकिन अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे समस्या जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो सही समस्या उसकी क्या है, वो भावनात्मक है, इमोशनल है। फीलिंग्स की बात है कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहा है। चलिए अगला। एक शिक्षक बच्चों की रुचि के अनुसार गतिविधियां चुनता है। कोई भी टीचर है, अगर किसी बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार अगर कोई एक्टिविटी आप चुन रहे हैं तो ये क्या दर्शाता है, ठीक है। शिक्षक केंद्रित गलत, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ये भी आपका आंसर गलत हो गया। बाल केंद्रित, जब बालक को ध्यान में रखकर ही कोई भी एक्टिविटी आप कराने जा रहे हैं, कोई गेम कराने जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बालक केंद्रित हो जाएगा, बाल केंद्रित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 28 का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना, तुलना करना, सीखने में सुधार और दंड देना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अधिगम तब प्रभावी होता है जब बच्चा सक्रिय हो। अधिगम तब प्रभावी होता है जब बच्चा सक्रिय हो। यह कथन किससे संबंधित है, व्यवहारवाद, रचनावाद, दंड सिद्धांत और परिपक्वता सिद्धांत से। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रचनावाद से। चलिए अगला क्वेश्चन। अब आ गया पर्यावरण अध्ययन से, ठीक है ना। यहाँ पे अब आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन से, ईवीएस से। ईवीएस जो होता है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मार्क गेनिंग होता है, इससे बहुत ज़्यादा नंबर आपको मिलते हैं अगर आपने सही से पढ़ा है तो, ठीक है ना। तो ईवीएस का अध्ययन मुख्यतः किस पर आधारित है, जो इन्वायरमेंटल स्टडी होती है उस किस पर आधारित होती है, पाठ्यपुस्तक पर, प्रयोगशाला पर, जीवन अनुभव पर और परीक्षा पर। तो 31 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जीवन अनुभव पर। जब बच्चों को जीवन के अनुभव से जोड़ के बताएंगे, पर्यावरण के बारे में बताएंगे कि पेड़ लगाना क्यों जरूरी है, जल को बचाना क्यों जरूरी है, प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, प्रदूषण क्यों बढ़ता है, तो बच्चे आसानी से उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। जल चक्र का पहला चरण है, जल चक्र का पहला चरण है संघनन, वर्षा, वाष्पीकरण और अपवाह। तो 32 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो जल चक्र का जो पहला चरण होता है वो क्या होता है, वाष्पीकरण। खाद्य श्रृंखला में अपघटक होते हैं पौधे, शाकाहारी, जीवाणु और मांसाहारी। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पर्यावरण में उन बच्चों को थोड़ा सा फायदा मिल जाता है जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, बट अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, आप पढ़ने में रुचि रख रहे हैं, इंटरेस्ट रख रहे हैं, आपका टारगेट है आपको सीटेट पास करना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा आपको नहीं पता या फिजिक्स नहीं है, तो आप आसानी से भी इसको सीख सकते हैं। बस ज़रूरत क्या है, थोड़ा कंटिन्यूटी की। आप हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ सीख जाएँगे। ये हमारी लगभग 100 तो नहीं 90% गारंटी है, सब कुछ आप सीख जाएँगे। तो एनएपी 2020 में ईवीएस को किससे जोड़ा गया है? अगर एनएपी 2020 की बात करेंगे तो ईवीएस को किससे जोड़ा गया है? रटन से, कौशल से, अंक से, अनुशासन से। तो वो देख लिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौशल से। रटना कोई ऑप्शन है नहीं, अंक का कोई मतलब है नहीं, अनुशासन का कोई मतलब यहाँ नहीं है। देखिए जब चारों ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान देके करेंगे तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस आपका ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ मानचित्र में नीला रंग दर्शाता है, यानी जो मैप होता है, मैप में अगर ब्लू कलर दिखाया गया है, नीला रंग दिखाया गया है, तो किसको दर्शा रहा है, वन को, पर्वत को, जल को और मरुस्थल को। तो 35 का जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। वो किसको जल दिखाता है, जल को। इसलिए कहा जाता है अर्थ को, क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे देखेंगे जल की मात्रा सबसे ज्यादा है, वो भी कितना है, 2/3 भाग पे जल है, और सबसे ज्यादा क्या है, ओशियन वाटर है, और कुछ सॉलिड वाटर है जैसे ग्लेशियर्स वगैरह हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 36, दैनिक जीवन में पानी की बचत का सर्वोत्तम तरीका। अगर दैनिक जीवन की बात कर रहे हैं, डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, तो पानी को कैसे बचाया जाए, उसका सर्वोत्तम तरीका क्या है? ठीक है ना? उसका सर्वोत्तम तरीका क्या है? नल खुला छोड़ देना। हो, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। जो ऐसा करता है उसको दौड़ा के मारिए। पहले उसको 2 दिन बिना पानी के रख दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा पानी की वैल्यू क्या है। वर्षा जल संचयन, ये भी कर सकते हैं। अधिक बोरिंग कराएँगे तो ये तो गलत हो जाएगा। टैंकर माँगना, ये तो मॉडर्न नहीं है। तो अगर हम कर सकते हैं क्या, 36 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संचयन। ठीक है ना? बारिश का पानी जो होता है, जो वाटर रेनफॉल होता है, रेनफॉल जो वाटर होता है, वो देखते हैं कि पहले नहरों के माध्यम से, नालों के माध्यम से नदियों में जाता है। नदियों में जाने के बाद वो समुद्र में चला जाता है, टोटल का वेस्ट हो जाता है। अगर हम वर्षा जल का संचयन करना स्टार्ट कर दें, तो वो आसानी के से जो वाटर की प्रॉब्लम है, पानी की जो प्रॉब्लम है, जो शॉर्टेज होता है, वो दूर हो जाता है। ठीक? तो दैनिक जीवन में पानी की बचत का सर्वोत्तम तरीका क्या है? वर्षा जल का संचयन करना, उसको बचाना। प्रदूषण का मुख्य कारण, यानी जो पॉल्यूशन होता है उसका मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया, मानव गतिविधियां और वनस्पति। तो यहाँ पे आप देख लिया जाए, तो वाटर जो पॉल्यूशन जो होता है, प्रदूषण होता है, तो किसी भी प्राकृतिक कारण से नहीं होता है जल्दी। ठीक? जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तभी वो चीजें होती हैं। जो मानव गतिविधियां होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है, क्या है, उसी की वजह से ज्यादातर पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करें, दिख नहीं रहा है। हाँ, अब दिखेगा। क्वेश्चन बड़े रखे गए हैं, सीटेट लेवल के आधार पर रखे गए हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, पढ़ने में टाइम जाता है। तो पहले से आप प्रैक्टिस बना के रखें, तो आपके लिए बेहतर होगा, आसान होगा। तो चलिए हम 38 का देखते हैं। मानचित्र में यदि किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा और घने वन दिखाए गए, अगर मैप में किसी भी क्षेत्र में अधिक वर्षा दिखाई जा रही है, घने वन दिखाए गए हैं, तो वहाँ की जलवायु संभवतः होगी। ठीक है ना? शुष्क होगी, अर्ध शुष्क होगी, आर्द्र होगी और शीत मरुस्थलीय होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, आर्द्र होगी। ठीक? किसी गांव में लोग तालाब की सफाई और संरक्षण करते हैं। किसी गांव में लोग तालाब की सफाई और संरक्षण करते हैं। यह किस प्रकार की जागरूकता को दर्शाता है? औद्योगिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक। ठीक है ना? तो अगर किसी गांव के लोग अगर तालाब की सफाई कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, तो वो दिखाता है पर्यावरणीय। तो इसलिए 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 39 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, पर्यावरणीय जागरूकता को दर्शा रहा है। यहाँ पे देखिए, मानचित्र में किसी नदी का मैदान क्षेत्र में बहाव सामान्यतः कैसा होता है? मानचित्र अगर दिखाया गया है तो उसमें नदी का मैदान क्षेत्र है। ये पूछा जा रहा है बहाव सामान्यतः कैसा होता है? तीव्र होता है, संकीर्ण होता है, मंद और चौड़ा होता है और झरनों वाला होता है। तो 40 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मंद होता है और चौड़ा होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर एनईपी 2020 की बात करते हैं, तो ईवीएस जो होता है, इन्वायरमेंटल जो स्टडी होती है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है ना? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु समाप्त करना, परीक्षा की तैयारी, जीवन कौशल विकसित करना, अधिक गृह कार्य। ठीक है ना? तो इसका 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बिल्कुल आसान से पढ़िए, मन से पढ़िए, बैठ के पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। बहुत जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा कंसेप्ट आप पढ़ते चलिए, जिससे आपको एग्ज़ाम आसानी से आपका क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, यदि किसी शहर में हरित क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, तो इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा हरित क्षेत्र। ठीक है ना? ग्रीन एरियाज़ कम होते जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सीधा प्रभाव पड़ेगा, किस पर पड़ेगा? वर्षा पर, तापमान पर, समुद्र तल पर और ज्वालामुखी पर। ठीक है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा, किस पे पड़ेगा? तापमान पर, टेम्परेचर पर। चलिए अगला क्वेश्चन, 43, दैनिक जीवन में प्रेशर कुकर का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा अपव्यय, ताप संचरण, ऊर्जा संरक्षण, ध्वनि संरक्षण संचरण।
तो दैनिक जीवन में प्रेशर कुकर जो होता है ना, अगर देखा जाए तो लगभग हर घर में मिल जाएगा, सबके घर में मिल जाएगा, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे प्रेशर कुकर ना मिले। हाँ, अपवाद में 1-2% हो सकता है किसी के पास ना हो, बट मैक्सिमम यूज़ होता है अब सभी घरों में। तो ये पूछा जा रहा है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 43 का जो राइट आंसर है, ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। मानचित्र में यदि किसी क्षेत्र में खनिज संसाधन अधिक हो, क्या हो? खनिज संसाधन अधिक हो, तो वहाँ प्रायः क्या विकसित होता है? कृषि, पर्यटन, उद्योग और वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री। भाई जहाँ पे मिनरल्स अधिक हो, मिनरल रिसोर्स अधिक हो, ठीक है ना? तो वहाँ पे इंडस्ट्री ही डेवलप होगी, बाकी सारी चीज़ें आपकी गलत हैं। इसमें क्या है, एनईपी 2020 में एबीएस को स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण से जोड़ने का अर्थ है। स्थानीय का मतलब लोकल से हम उसको ग्लोबल लेवल पे ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? केवल वैश्विक मुद्दे पढ़ाना, केवल स्थानीय विषय, बच्चे के अनुभव से शुरुआत, केवल मानचित्र से, ठीक है ना? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के अनुभव से शुरुआत, बच्चे के अनुभव से शुरुआत। यदि बच्चे अपने घर का बिजली बिल देखकर बचत के उपाय सुझाते हैं, तो यह किस प्रकार का अधिगम है? अगर बच्चे हैं घर में, बच्चे बिजली का बिल देख रहे हैं, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, तो वो सोचना स्टार्ट कर देंगे कि कहाँ से बिजली के बिल को बचाया जा सकता है। तो वो अगर देखेंगे दिन में कोई बल्ब जल रहा है, ऑन है, कोई पंखा ऑन है, मोटर ऑन है, कुछ भी ऑन है, वो अनावश्यक रूप से है, तो क्या करेंगे? उसको ऑफ कर देंगे, ठीक है? तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, अनुप्रयोगात्मक। क्या हो जाएगा? अनुप्रयोगात्मक। तो इसमें हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं 47 क्या है? 47 में क्या दिया गया है? तो 47 हम देखते हैं क्या है? मानचित्र में किसी क्षेत्र में मरुस्थल दर्शाने का प्रमुख संकेत है। अगर कोई मानचित्र दिया गया है, वहां पे मरुस्थल दिखाया जा रहा है, तो उसका प्रमुख संकेत क्या है? नीला रंग, अधिक नदियाँ, कम वर्षा क्षेत्र और घने वन। तो 47 का जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कम वर्षा क्षेत्र, ठीक है? 48 देख लेते हैं। एबीएस में फील्ड विजिट का मुख्य लाभ है। अगर एबीएस के अंदर बच्चों को आप फील्ड विजिट कराते हैं, तो उसका मेन प्रॉफिट क्या होगा? मुख्य लाभ क्या होगा? कि मनोरंजन, ये तो गलत हो गया। समय व्यतीत करना, ये भी गलत है। वास्तविक जीवन, जब बच्चों को आप फील्ड विजिट कराएंगे, फील्ड में ले जाएंगे, तो वो बच्चे क्या है ना, उनको वास्तविक जीवन से जुड़ जाएंगे, वास्तविक अनुभव से जुड़ जाएंगे। जो चीज़ें वो देखेंगे, महसूस करेंगे, वो लॉन्ग टर्म तक उन्हें याद रहेगी, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि किसी गांव में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, तो यह किस प्रकार के विकास का संकेत है? अगर गांव में क्या लगाया गया है? सौर ऊर्जा लगाया गया है, तो यह किस प्रकार के विकास का संकेत है? ठीक है? तात्कालिक, असंतुलित, सतत और औद्योगिक, ठीक है ना? तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट दिखाई देता है गाँव में, तो उसको क्या माना जाता है? आपको बताना है कि तात्कालिक है, असंतुलित है, सतत है, क्या औद्योगिक है। इसलिए 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? कंटिन्यू, सतत, ठीक है? 50 का, मानचित्र में समुद्र तट के पास बसे नगरों में प्रायः कौन सी गतिविधि अधिक होती है? अगर मानचित्र में समुद्र तट के पास बात की जा रही है, जो नगर बसे होते हैं उनमें कौन सी गतिविधि अधिक होती है? खनन, मत्स्य पालन, कृषि और पशुपालन, ठीक है ना? तो अगर समुद्र तट के पास हम बात करेंगे, तो ना तो खनन होगा, कोई सवाल ही नहीं उठता है, कृषि भी नहीं होगा, पशुपालन भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन। दैनिक जीवन में कचरे को गीले और सूखे में अलग करना किससे संबंधित है? अगर दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, अगर जो आपका घर का वेस्टेज होता है, जो कूड़ा करकट होता है, जो कचरा होता है, अगर उसके सूखे कचरे को आप अलग रख रहे हैं और गीले कचरे को आप अलग रख रहे हैं, तो वह किससे संबंधित है? स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, उद्योग, यातायात और पर्यटन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण। आप स्वच्छता रख रहे हैं, उसके साथ साथ पर्यावरण को भी बचाना
चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा उसका, चलिए 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लें क्वेश्चन। हाँ ठीक। एनईपी 2020 के अनुसार ईवीएस में मूल्यांकन होना चाहिए। देखिए एनईपी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना। एनईपी के ऊपर पूरी क्लास बनी है, वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ विजिट करके आप देख सकते हैं पूरी क्लास। तो ईवीएस में मूल्यांकन जो होता है वो कैसा होना चाहिए, केवल लिखित होना चाहिए, केवल मौखिक होना चाहिए, सतत और समग्र होना चाहिए और वार्षिक। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। लास्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, जिसको आंसर करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मानचित्र में पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों का बहाव प्रायः कैसा होता है। अगर मानचित्र की बात करेंगे, जो पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों का बहाव प्रायः कैसा होता है, धीमा होता है, सीधा होता है, तीव्र होता है और चौड़ा होता है। पर्वतीय क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं, अगर पर्वतों से वो नीचे आ रही हैं, तो उसका बहाव कैसा होगा, तीव्र होगा। कैसा होगा, तीव्र होगा। क्योंकि ऊँचाई से कोई भी चीज़ें जब नीचे आती हैं, तो उसका ऑटोमैटिक उसमें वेलोसिटी जो होती है, वेग जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। ठीक? इसलिए 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन आपको दिखे, क्लियरली दिखे, ये बेहतर होगा। यदि बच्चे अपने आसपास के पेड़-पौधों के नाम पहचानते हैं, यदि बच्चे अपने आसपास के पेड़-पौधे के नाम पहचानते हैं, तो यह किस कौशल को दर्शाता है? स्मृति, पर्यावरणीय साक्षरता, गणना और भाषा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, कि बच्चे पर्यावरण के बारे में साक्षरता दर में लिटरेसी या जागरूकता रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं, क्योंकि वह सभी पेड़-पौधों को पहचान रहे हैं कि उनके सराउंडिंग में कौन-कौन से पेड़ हैं। ठीक? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरे के पूरे 150 रखे गए हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करके जाएँगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आपकी तैयारी का लेवल चेक हो जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक विश्वास आएगा कि आपने किस लेवल की तैयारी किया है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने आपने क्वेश्चन देखे होंगे, हर क्वेश्चन में आपको चैलेंज नज़र आया होगा। आगे जितने भी आप बढ़ते जाएँगे, तभी आपका ईवीएस चल रहा है, ईवीएस जैसे ही समाप्त होगा, अगले स्टेप पे जाएँगे, तो चैलेंज आपका और भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करना, छोड़ के नहीं जाना है, लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपको चेक करने का मौका मिला है कि आपने कितना तैयारी किया है। ईवीएस को समेकित विषय इसलिए कहा जाता है, अगर ईवीएस की हम बात करते हैं, जो समेकित विषय होता है क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीज़न भी बताया जा रहा है, यह केवल विज्ञान है, इसमें अनेक विषयों का समावेश है, यह कठिन है, यह परीक्षा आधारित है। तो इसलिए राइट आंसर 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें अनेक विषयों का समावेश है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला। मानचित्र में किसी राज्य की राजधानी को प्रायः किससे दर्शाया जाता है? अगर मानचित्र आप देखते हैं, तो किसी राज्य की जो राजधानी होती है उसको किससे दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वृत्त या बिंदु से उसको दर्शाया जाता है। ठीक। दैनिक जीवन में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने से क्या लाभ होता है? अगर डेली लाइफ में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे, उनका ज़्यादा यूज़ करना आप स्टार्ट कर देंगे, लोगों को भी अवेयर करेंगे, तो उसका लाभ पूछा जा रहा है क्या होगा? एक तो प्रदूषण बढ़ता है, ये तो गलत हो गया, समय नष्ट होता है, ये भी गलत हो गया, प्रदूषण कम होता है, ईंधन व्यर्थ होता है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 57 का ऑप्शन नंबर सी, इससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि शहर में जितने गाड़ियाँ होती हैं, किसी में कोई 1 व्यक्ति बैठा है, कोई 2 बैठा है, केवल ड्राइवर अकेले जा रहा है, तो उससे क्या केवल प्रदूषण बढ़ता है। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा कर देंगे, तो ऑटोमैटिक प्रदूषण जो होगा, कम हो जाएगा। उससे पर्यावरण बिल्कुल हमारा सुरक्षित हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो देखिए सीटेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वह अंडरस्टैंडिंग बेस पे होते हैं। थोड़ा-सा भी आप ध्यान देंगे, तो आसानी से वो हैंडल हो जाएगा और क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही हो जाएँगे। एनईपी 20 के अनुसार ईवीएस शिक्षक की भूमिका होती है। एनईपी 20 के अनुसार अगर देखेंगे तो जो ईवीएस शिक्षक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? सूचनादाता, नियंत्रक, अनुभव उपलब्ध कराने वाला मार्गदर्शक और परीक्षक।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए, मानचित्रकार से बच्चों में किस क्षमता का विकास होता है, रटन, स्थानीय समझ, अनुशासन और लेखन। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब बच्चों को मानचित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से उनको कार्य कराएंगे, ठीक है, उनसे कुछ टास्क देंगे, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है कि बच्चों के अंदर जो स्थानीय समझ होती है वो डेवलप हो जाती है। ठीक, इसलिए कहा जाता है बच्चों की जब भी आप पढ़ाएं, सोशल पढ़ाएं, जियोग्राफी पढ़ाएं, तो उनको मैप की जानकारी जरूर दें। जितना वो मैप देखेंगे उतना ही उनकी स्थानीय समझ विकसित हो जाएगी। ईवीएस शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है, इन्वायरमेंटल जो स्टडी होती है उसका लास्ट या अंतिम उद्देश्य क्या है। तो पहला दो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है कि अधिक अंक लाना गलत है, परीक्षा पास करना ये भी गलत है। तो इसका सबसे बेहतरीन जो है, अंतिम जो लक्ष्य है, उद्देश्य रखा गया है कि जिम्मेदार नागरिक बनाना। लास्ट का डी जो है ना, केवल पर्यावरण पढ़ाना, ये तो गलत बात है। 100% की केवल आप पर्यावरण को ही पढ़ाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्मेदार नागरिक बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया मैथ, मैथ से क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। तो मैथ से यहाँ जो क्वेश्चन रखे गए हैं, क्वेश्चन देखिए एक साथ हो गए हैं, चलिए भी गैप हो जाएगा। गणित शिक्षण का लक्ष्य, गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या है, सूत्र रटना, अंक लाना, तार्किक सोच, डर उत्पन्न करना। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 62 का क्या है, गणित में त्रुटियां क्यों होती हैं। जब मैथ में आप देखेंगे उसमें त्रुटियां क्यों होती हैं, आलस की वजह से, अवधारणा अस्पष्टता, अभ्यास अधिक और शिक्षक। तो गणित में जो त्रुटियां होती हैं उसका ये भी कंसेप्ट होता है। 62 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा अस्पष्टता। जब किसी मैथ के कंसेप्ट हमको नहीं मालूम रहेगा तो एक इम्पैक्ट आएगा, प्रभाव आएगा कि उसमें त्रुटियों की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, 63 की तरफ। किसमें, 63 में, एक मिनट। चलिए हो गया, हाँ थोड़ा सा गैप कर दिया हमने। त्रुटियां क्यों होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या था, 62 का, अवधारणा अस्पष्टता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एक साथ में है, आंसर नहीं है, आंसर आपको लगाना है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। थोड़ा सा स्लाइड आपकी मिस हो गई, चेंज हो गई है, तो आज अब इसी तरीके से पढ़ लेते हैं। गणित में गतिविधि विधि से समय नष्ट, भय, समझ बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझ बढ़ती है। गणितीय भाषा में शामिल नहीं है प्रतीक, संख्या, आरेख और भाव। देखिए भाव का कोई भी मतलब नहीं है, प्रतीक है, संख्या है, आरेख भी है, इसमें भाव की कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 64 का इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसमें, एचओटीएस प्रश्न विकसित करते हैं, स्मित, तर्क, डर, अनुशासन। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बताइए फट से, 65 का तर्क। जब एचओटीएस होता है दैट मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती है, तो उसमें हमेशा लॉजिक डेवलप होता है, तर्क डेवलप होता है। ठीक, 66 आप देख लीजिए। एक बच्चा 2/3 + 1/3 बराबर 3/6 लिखता है। 1/3 2/3 + 1/3 बराबर 3/6 लिखता है। यह किस प्रकार की त्रुटि है, गणनात्मक, अवधारणात्मक, भाषा संबंधी और प्रतीकात्मक। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर अगर देखा जाए अवधारणात्मक समझ नहीं है। तो 66 का इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए 67 पे आ जाइए, थोड़ा स्लाइड अब सही हो गई है, बराबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। छात्र 15/3 बराबर 12 लिखता है, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। यहाँ पे टीचर्स के लिए चैलेंज है, टीचर्स आप खुद बनने जा रहे हैं, आप उसकी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप अपनी पेडागॉजी भी पढ़ लिया है,
तो आपके सामने एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आया है, चैलेंज है, आपको ये बताना है कि अगर आपके सामने कोई बच्चा ऐसा करता है तो आप पहले क्या करेंगे? उसको दंड देंगे, मारेंगे, पीटेंगे? सही उत्तर बता देना, बच्चे की सोच समझना और प्रश्न बदल देना। देखिए, प्रश्न बदल देंगे तो आप टीचर नहीं हैं, बच्चे को दंड देंगे तब भी आप टीचर नहीं हैं। तो यहाँ सही उत्तर बताना तो आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप टीचर हैं। तो यहाँ पे 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चे की थिंकिंग को आप सोचेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि वो बच्चा सोच क्या रहा है, समझ क्या रहा है, कैसे वो सीखेगा। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग को आप देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि बच्चा भी इसकी अवधारणा को नहीं जान रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई बच्चा 7 इंटू 0 बराबर 7 मानता है तो यह दर्शाता है मैथ पेडागोजी चल रही है। अगर आप मैथ के टीचर बनने जा रहे हैं, मैथ से आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, तो आपके लिए चैलेंज है। देखिए, पढ़ता तो सभी कोई है, मैथ का नॉलेज सभी होता है, लेकिन जो मैथ की पेडागोजी होती है, साइंस की पेडागोजी होती है, वो सबको नॉलेज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर कोई भी बच्चा है 7 इंटू 0 लिख रहा है, तो 7 इंटू 0 है तो उसको क्या मान रहा है? 7 मान रहा है। तो क्या दर्शाता है? स्मिथ की कमी, शून्य की अवधारणा अस्पष्ट है, अभ्यास की अधिकता है, भाषा समस्या है। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है, आप सीटेट तैयारी जा रहे हैं, 14 घंटे 15 घंटे आपने पढ़ लिया है, तो 7 इंटू 0 आया, आपने 7 लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे के अंदर शून्य की जो अवधारणा है, जीरो का जो कंसेप्ट है, अभी वह क्लियर नहीं है। चलिए, फिर दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने है। मैंने कहा कि हर क्वेश्चन आपको चैलेंज प्रोवाइड करेगा, आपको एक टास्क देगा कि आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं। एक छात्र 1/4 को 1 से बड़ा मानता है, ये त्रुटि किससे संबंधित है? कोई भी बच्चा है अगर 1/4 को 1 से बड़ा मानता है तो वह किस प्रकार की त्रुटि है? गणना, अनुपात की अवधारणा, वर्तनी और प्रतीक। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यदि बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप को समान समझता है तो शिक्षक को चाहिए कि इसको क्षेत्रफल और परिमाप को बच्चा क्या कर रहा है? समान समझ रहा है। तो अब टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर बताएं। आप खुद जा रहे हैं, प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, तैयारी करके जा रहे हैं, तो आपके सामने एक चैलेंज है। ये मान लीजिए सीटेट में आप बैठे हैं, तो आप सूत्र रटवाना, दंड देना, गतिविधि द्वारा अंतर स्पष्ट करना और अनदेखा करना। ना तो आप अनदेखा कर सकते हैं, ना ही ऊपर के दो ऑप्शन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप एक्टिविटी द्वारा उन दोनों के बीच क्या करेंगे? अंतर को स्पष्ट करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? सॉरी। कक्षा में शिक्षक बच्चों से विभिन्न तरीके से उत्तर बताने को कहता है। अगर क्लास में कोई भी टीचर है, आंसर बताने के लिए उसकी डिफरेंट टाइप के मेथड यूज कर रहे हैं, तो यह किसका विकास करता है? रटन, अनुशासन, तार्किक और रचनात्मक सोच और भय। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तार्किक व रचनात्मक सोच को विकसित करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। एक बच्चा सही उत्तर जानता है लेकिन समझा नहीं पाता है, ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चों के अंदर ये टैलेंट होता है, क्वालिटी होती है कि उसका राइट आंसर वो जान रहे हैं लेकिन उसको समझा नहीं पाता है, तो ये कौन सी समस्या है? गणना में, संप्रेषण में, बुद्धि में और अभ्यास में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण में। तो उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है? कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, बच्चों समझा नहीं पा रहा है कि कैसे उसको व्यक्त करें, ठीक है? तो इस टाइप के बच्चे बहुत सारे मिल जाएंगे, इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे। शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याएं देता है। टीचर अगर इस टाइप के अगर कोई टीचर है तो इसका मतलब वो बहुत क्रिएटिव टीचर है। तो यह किस अधिगम को बढ़ावा देता है? आपको बताना है कि वो किस अधिगम को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है? यांत्रिक, अर्थपूर्ण, रटंत और दंडात्मक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थपूर्ण। चलिए, कुछ क्वेश्चन है बहुत आसानी से हैंडल हो जा रहा है क्योंकि तैयारी का लेवल आपका ठीक ठाक है, आप अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं। गणित कक्षा में डर कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?
अगर मैथ की क्लास है, अगर उस मैथ की क्लास में अगर आपको डर कम करना है, तो उसका प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? कठिन प्रश्न डाल देंगे तो बच्चा और डर जाएगा, दंड करेंगे तो और डर जाएगा, तुलना करेंगे तो भी डर होगा। तो इसलिए क्या होता है ना कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर दीजिए आप। गतिविधि के आधारित जब शिक्षण करेंगे तो ऑटोमेटिक डर का माहौल जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहे हैं, टाइम लग रहा है, बट ये है कि आपकी तैयारी बेहतरीन चलेगी। यदि कोई बच्चा बार-बार समान गलती करता है तो इसका अर्थ है, कोई बच्चा बार-बार समान गलती कर रहा है तो इसका अर्थ है, बच्चा कमज़ोर है, अवधारणा स्पष्ट नहीं है, बच्चा आलसी है, बच्चा ध्यान नहीं देता है। तो 75 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवधारणा स्पष्ट नहीं है। ठीक है? चलिए अगले। गणित में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? गणित में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? असफलता, अनुशासनहीनता, सीखने का अवसर और कमजोरी। तो गणित में जो त्रुटियां होती हैं, अगर उसको रूप में देखने की बात की जा रही है, तो होता है सीखने का अवसर। 150। चलिए। एक शिक्षक बच्चों को समूह में समस्या एक शिक्षक बच्चों को समूह में समस्या हल करने देता है। यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? व्यवहारवादी, सामाजिक रचनावाद, परिपक्वता और अनुकरण। ठीक है? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक रचनावाद। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। यदि बच्चा शब्द समस्याओं में कमजोर है तो मुख्य कारण हो सकता है। अगर कोई भी बच्चा है शब्द समस्याओं में कमजोर है तो इसका मुख्य कारण हो सकता है गणना, भाषा समझ, स्मृति और बुद्धि। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब धीरे धीरे लगभग हाफ आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि आपने कितने उस आंसर करेक्ट किए हैं। गणितीय अवधारणाओं को मूर्त बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है व्याख्यान, सूत्र, टीएलएम गतिविधियां और परीक्षा। तीसरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, टाइम आपका कम लगे, क्योंकि टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक शिक्षक, ये देखिए, ये क्या है? HOTS लेवल का है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? एक शिक्षक क्यों और कैसे प्रश्न पूछता है? ये किसका संकेत है? रटंत का, HOTS का और दंड का, अभ्यास का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ये हाई ऑर्डर थिंक क्या है? थिंकिंग स्किल्स है। गणित सीखने में सहपाठी अधिगम, पीयर लर्निंग से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, सहयोग और समझ बढ़ती है, समय नष्ट होता है, भ्रम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सहयोग और समझ बढ़ती है। क्या है? सहयोग और समझ बढ़ती है। ये छात्र उत्तर तो सही देता है लेकिन प्रक्रिया गलत है, तो शिक्षक को, छात्र उत्तर सही दे रहा है लेकिन प्रोसेस जो है वो गलत है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? केवल अंक देने चाहिए, प्रक्रिया पर चर्चा करनी चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंड देना चाहिए? तो सबसे पहले टीचर को करना क्या है? जो प्रोसेस है उस पे चर्चा कर लीजिए ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। अगला क्या है? गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य तुलना, रैंकिंग, सीखने में सुधार और भय। ठीक है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीखने में सुधार। जितना उसको मूल्यांकित करेंगे, सीखना उतना आसान होता जाएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। गणित कक्षा में खुली समाप्ति वाले प्रश्न, ओपन एंडेड, क्यों उपयोगी है? अगर मैथ की क्लास चल रही है तो ओपन जो एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो क्यों जरूरी है? केवल एक उत्तर के लिए, समय बचाने के लिए, रचनात्मक सोच के लिए, परीक्षा सरल करने के लिए। ठीक है ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक सोच के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक शिक्षक बच्चों को गलती करने की अनुमति देता है, यह दर्शाता है। एक शिक्षक बच्चों को गलती करने की अनुमति देता है, यह क्या दर्शाता है? अनुशासनहीनता, सकारात्मक शिक्षण वातावरण, कमजोर नियंत्रण और लापरवाही। गलती करने की इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।
86। गढ़ती भाषा में प्रतीकों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? गढ़ती भाषा में प्रतीकों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? कठिन बनाने के लिए, संक्षिप्त व अस्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, रटंत बढ़ाने के लिए, डर पैदा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संक्षिप्त व अस्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए। यदि बच्चा गणित से डरता है तो शिक्षक को चाहिए, अगर कोई भी बच्चा है गणित से डर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुरंत हम बता दे रहे हैं, छोटे छोटे अनुभव देना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 80 सी का। एनईपी 20 के अनुसार गणित शिक्षण में जोर है। एनईपी 20 की बात की जाए तो गणित शिक्षण में जोर है किस पे? तो इसमें देखिए पहला रटन गलत है, सूत्र पे गलत है, परीक्षा गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गणित सीखने का सबसे विश्वसनीय संकेतक क्या है? सही उत्तर, प्रक्रिया और तर्क, स्मृति और गति और स्मृति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, किसका है? सीटेट लेवल का है। गलतियां गणित सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। गलतियां गणित सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कथन किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? दंडात्मक, व्यवहारवादी, रचनावादी और यांत्रिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये मैथ की जो पेडागॉजी है वो कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हम देखते हैं कौन सी पेडागॉजी आपकी चलेगी? इंग्लिश की। ठीक है ना। इसमें क्या है देखते हैं 91 में। भाषा अर्जन होता है सचेत, अवचेतन, परीक्षा आधारित और नियम आधारित। तो भाषा जो अर्जन होता है ना, किस पे होता है? ऑप्शन नंबर बी है, अवचेतन पर। ठीक है ना। सीएलटी, सीएल, थोड़ा सा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। सीएलटी का उद्देश्य है ग्रामर, ट्रांसलेशन, कम्युनिकेशन और राइटिंग। ठीक है, तो सीएलटी का जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है? कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है? बच्चा ही गोएट कहता है, ये दर्शाता है भय, अति सामान्यीकरण, उच्चारण और स्मृति। तो 93 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अति सामान्यीकरण। चलिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं। लिसनिंग, लिसनिंग स्किल विकसित होती है। लिसनिंग स्किल विकसित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनने से। ठीक है, भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन की विशेषता है सचेत प्रयास, नियम आधारित सीख, प्राकृतिक व अचेतन प्रक्रिया और परीक्षा केंद्रित। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चा सी डोंट लाइक मिल्क, एक बच्चा सी डोंट लाइक मिल्क बोलता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है? उच्चारण की, वर्तनी की, व्याकरणिक, अति सामान्यीकरण की या शब्दावली की। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्याकरणिक अति सामान्यीकरण की। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी का पूरा नाम है, क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में शिक्षक की भूमिका होती है व्याख्याता, नियंत्रक, सुगमकर्ता और परीक्षक। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुगमकर्ता की। तो सीएलटी का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है, क्या है सीएलटी का पूरा नाम? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यदि शिक्षक बोलते समय बच्चों की हर त्रुटि तुरंत सुधारता है तो ये इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। शुद्धता बढ़ेगी, आत्मविश्वास घटेगा, शब्दावली बढ़ेगी, गति बढ़ेगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास घटेगा। देखिए कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको तुरंत टोक दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? तुरंत सुधार कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? आत्मविश्वास कम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको बाद में बुला के समझा दे, बता दे, तो उससे कॉन्फिडेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। रीडिंग फॉर डिटेल, रीडिंग फॉर डिटेल। अब धीरे धीरे हमारा 99 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद 50 क्वेश्चन और रखे गए हैं, तो लास्ट तक आप बने रहिए। जैसे अगर यहाँ तक बने हैं तो लास्ट में भी आप देखिए और भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। तो रीडिंग फॉर डिटेल में मुख्य विचार समझना, शब्दों की पहचान, विशिष्ट जानकारी खोजना और उच्चारण सुधार। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट जानकारी को खोजना।
इसमें क्या है, एक बच्चा ही गोएड टू मार्केट, ही गोएड टू मार्केट यह दर्शाता है मातृभाषा प्रभाव, नियमों का गलत प्रयोग, स्मृति दोष और उच्चारण समस्या। तो अगर देखेंगे 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चा जानता तो है लेकिन उसको नियम नहीं मालूम है कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले उसको बेसिक से बता दें कि सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, उसमें आर्टिकल जो है कैसे कहाँ पे यूज होते हैं। भाषा कक्षा में चित्र, आर्ट और फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगर भाषा कक्षा होती है, ठीक है, लैंग्वेज क्लास होती है, तो उसमें जो चित्र होते हैं, इमेजेस होते हैं, जो चार्ट होते हैं, जो फ्लैश कार्ड होते हैं, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, समय बचाने के लिए ये भी नहीं है, अर्थ को अस्पष्ट करने के लिए। क्या होता है? अर्थ को अस्पष्ट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अब धीरे-धीरे हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। लिसनिंग स्किल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि, जो लिसनिंग स्किल होती है, तो उसके लिए सबसे जो सुटेबल एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? निबंध लेखन, निर्देश सुनकर कार्य करना, व्याकरण अभ्यास और अनुवाद। तो इसलिए 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देश सुनकर कार्य करना। ये बार-बार पूछा जाता है, ठीक है ना? भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम क्या है? तो इसका होता है LSRW। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एरर एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य है दंड देना, तुलना करना, अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना और अंक घटाना। तो ये एरर एनालिसिस का मुख्य जो उद्देश्य होता है, अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना। एनईपी 20 के अनुसार, एक मिनट, एनईपी 20 के अनुसार भाषा शिक्षण होना चाहिए केवल परीक्षा केंद्रित, एक भाषी, बहुभाषी व संवादात्मक। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 106 का देखते हैं क्या है। यदि कोई बच्चा अंग्रेजी समझता है, यदि कोई बच्चा अंग्रेजी समझता है लेकिन बोलने में झिझकता है, तो शिक्षक को चाहिए दंड देना, एकदम बोलना ही छोड़ देगा, बोलने के लिए अधिक अवसर देना। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जितना ज़्यादा उसको चांस देंगे, जितना ज़्यादा उसको अवसर देंगे, बच्चा उतना जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। इसमें क्या है, पे पेयर वर्क का प्रमुख लाभ है प्रतिस्पर्धा, शिक्षक पर निर्भरता, अधिक सहभागिता और शोर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भाषा कक्षा में रोल प्ले का उद्देश्य है मनोरंजन, परीक्षा, वास्तविक जीवन संवाद अभ्यास और व्याकरण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक जीवन संवाद और अभ्यास। 109 क्या है? 109 क्या है? एक बच्चा बुक को बक लिखता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है? व्याकरण, वर्तनी, शब्दार्थ और संरचना। तो बुक को अगर बक लिख रहा है, 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उसकी कौन सी कमी है? ऑप्शन नंबर बी, वर्तनी की। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का सीमित प्रयोग उपयोगी है क्योंकि अंग्रेजी हट जाती है, अर्थ स्पष्ट होता है, समय नष्ट होता है, बच्चे भ्रमित होते हैं। तो इनमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यदि शिक्षक खुले प्रश्न पूछता है तो वह किस सोच को बढ़ावा देता है? अगर कोई भी टीचर है, अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन कर रहा है तो किस सोच को बढ़ावा दे रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोचनात्मक व रचनात्मक। चलिए, भाषा अधिगम में क्या है? भाषा अधिगम में भय का सबसे बड़ा कारण, भाषा अधिगम में भाषा सीखने में जो भय है उसका सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? ठीक है ना? गतिविधियां, त्रुटियों पर दंड, समूह कार्य और संवाद। ठीक है ना? तो 112 का जो राइट आंसर क्या है? त्रुटियों पर दंड। जब बच्चे गलतियां करते हैं, टीचर उसको पीट देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आता है, बच्चे भाषा सीख नहीं पाते हैं। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा अवसर दिया जाए, उनको चांस दिया जाए, उनको समझाया जाए, तो बच्चे आसानी से भाषा सीख जाएंगे। चलिए, एनईपी 20 के अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए, ये सतत और समग्र, टाइम नहीं लेना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए तो बेहतर है। एक शिक्षक कहानी सुनाने के बाद बच्चों से अंत बदलने को कहता है, ये विकसित करता है। अगर बच्चे को कहानी सुनाई जाए और उसके बाद कहा जाए कि उसका लास्ट में अंत को बदल दीजिए, तो क्या होता है? ये रचनात्मक अभिव्यक्ति को शो करता है, रचनात्मक अभिव्यक्ति को। यदि बच्चा पढ़ सकता है लेकिन समझ नहीं पाता तो समस्या है।
डिकोडिंग की, कॉम्प्रिहेंशन की, उच्चारण की और वर्तनी की। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। भाषा शिक्षण में ड्रिल का प्रयोग मुख्यतः किस लिए होता है? रचनात्मकता, प्रवाह और शुद्धता, आलोचनात्मक सोच और साहित्य। तो 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह और शुद्धता। प्रवाह और शुद्धता बढ़ाने के लिए ही ड्रिल का प्रयोग किया जाता है भाषा शिक्षण में। 117, एक शिक्षक बच्चों को शब्दकोश का प्रयोग सिखाता है, किससे जुड़ा है? किसका शब्दकोश का प्रयोग सिखाता है? यानी जो वोकेबलरी होती है उसको कैसे यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? 117 का किसके बारे में वो सिखाना चाह रहा है? स्व अधिगम का, सेल्फ लर्निंग का, कि बच्चे उसका यूज करके खुद से भी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, एनएपी 20 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण का माध्यम होना चाहिए केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, कोई एक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। भाषा कक्षा में शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका है? नियंत्रक, सूचना दाता, मार्गदर्शक व सहायक। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? गलतियां भाषा सीखने का स्वाभाविक भाग है। गलतियां भाषा सीखने का स्वाभाविक भाग है। यह किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? दंडात्मक, व्यवहारवादी, संप्रेषणात्मक और यांत्रिक। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, संप्रेषणात्मक। चलिए 30 क्वेश्चन और बचे हैं, किससे हैं? वो भी हिंदी भाषा से हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, जो आपके हिंदी शिक्षण से रिलेटेड है। भाषा शिक्षण का लक्ष्य व्याकरण, साहित्य, संप्रेषण। तो भाषा शिक्षण का जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है? संप्रेषण को डेवलप करना, दैट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, इसमें काल पूछा जा रहा है, कौन सा है? भूत है, भविष्य है, वर्तमान है या पूर्ण है? ठीक है ना। तो पूर्ण कोई काल ही नहीं होता है, तो यहाँ पे भूत है, भविष्य और वर्तमान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, सुंदर लड़की में, सुंदर लड़की में सुंदर लड़की कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर के बारे में ही पूछा जा रहा है, क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है? विशेषण है। चलिए, भाषा त्रुटियां बताती हैं, भाषा त्रुटियां बताती हैं असफलता, अधिगम प्रक्रिया, डर और कमजोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या है? अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया। राम ने सीता को पुस्तक दी, राम ने सीता को पुस्तक दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। तो 125 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या है? संप्रदान कारक है। तो कारक की क्लास जो है चैनल पे अवेलेबल है, पूरी इसकी क्लास है, उदाहरण के साथ है, कंसेप्ट के साथ है, तो वहाँ आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर फूल खिले हैं, इस वाक्य में बहुत, बहुत सुंदर फूल खिले हैं, जैसे कहा जाए ना सुंदर फूल खिले हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत लग गया है, तो इसका क्या है? बहुत शब्द क्या है? ठीक है, तो 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। फूल तो हैं, सुंदर फूल खिले हैं, फूल कैसे खिले हैं? सुंदर खिले हैं, लेकिन उसकी और भी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। लड़के खेल रहा है, लड़के खेल रहा है, ये किस प्रकार की त्रुटि है? लिंग की, वचन की, काल की और कारक की। 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वचन की, ऑप्शन नंबर बी, वचन की। जो छात्र परिश्रम करता है वही सफल होता है, ये सीटेट में अगर अभी तक आप क्लास में बने हुए हैं तो इसका मतलब आप परिश्रम कर रहे हैं। जब आप परिश्रम कर रहे हैं तो आप सफल होंगे, ये हमारी गारंटी है, ये हमारी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों के लिए। अगर आप 128 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब आप परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को हम देख लेते हैं, फट से, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य है। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? भूत है, भविष्य है या वर्तमान है? ठीक है ना। तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल है।
वह तेज दौड़ता है। दौड़ता है तो ठीक है, अगर ये कहा जाए वह दौड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वह तेज दौड़ता है। तो तेज शब्द के बारे में आपको बताना है। ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या संज्ञा है, या सर्वनाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 130 का ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। क्रिया के बारे में विशेषता बताई जा रही है, कोई दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। सीता द्वारा पत्र लिखा गया, यह वाक्य है। पत्र तो लिखा गया, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया, सीता द्वारा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, बताइए, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या संज्ञा वाच्य है। तो पत्र तो लिखा गया, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया, सीता के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। यहाँ पे कर्म किया गया है। ठीक। वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसमें पुस्तक है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन और बहुवचन। पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तकें नहीं, सॉरी, इसमें क्या है, वे पुस्तकें पढ़ रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि पुस्तकें क्या है, इसलिए 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि वह अगर ये कहा जाए कि वो पुस्तक पढ़ रहा है तो वह एक वचन हो जाएगा, लेकिन अगर वो पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। राम का घर बड़ा है, राम का घर बड़ा है, इस वाक्य में अभी देखिए जल्दी, अयोध्या में श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर बना है, बहुत बड़ा है, बना है। तो यहाँ कहा गया है कि राम का घर बड़ा है, तो वास्तव में बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस वाक्य में पूछा गया है, इस वाक्य में का है, का के बारे में पूछा गया है। कर्म कारक, संबंध कारक, करण कारक और अपादान कारक। 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध कारक। तो यहाँ पे देखिए संबंध बताया जा रहा है कि जो राम का घर है वो बड़ा है, घर तो है लेकिन कैसा है, बड़ा है, उसे संबंध बताया जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संबंध कारक है। राम का संबंध घर से है, घर कैसा है, बड़ा है। बच्चा रो रहा था, यह काल है, रो रहा था, अब नहीं रो रहा है और ना ही भविष्य में रोएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर बी, भूत अपूर्ण है। 135 में क्या है, आप देख लीजिए। हिंदी कक्षा में बच्चों से संवाद करवाना किस कौशल को अधिक विकसित करता है। हिंदी कक्षा में अगर बच्चों से आप संवाद करवा रहे हैं, डिबेट करवा रहे हैं, या आप ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हैं, तो किस कौशल को, किस स्किल को अधिक विकसित कर रहा है, व्याकरण को, संप्रेषण को, वर्तनी को और अनुवाद को। तो इसका 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण को। किसको, संप्रेषण को। एक छात्र शुद्ध व्याकरण जानता है लेकिन बोलने में झिझकता है, शिक्षक को चाहिए, अगर छात्र जो है शुद्ध व्याकरण जान रहा है, बोलने में झिझक रहा है, तो ठीक है, उसके लिए क्या कराइए, आप कोई एक्टिविटी करा दीजिए। इसलिए 136 का जो ऑप्शन होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मौखिक गतिविधियां करा दीजिए। जितना वो बोलेगा, जितना बोलने का उसको चांस देंगे, उतना ही उसके अंदर बोलने की जो झिझक है, हेजिटेशन, वह दूर हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से हैंडल हो जाएंगे, बस आप कंडीशन को देख लीजिए, सिचुएशन को देख लीजिए, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या उसकी डिमांड है। तो भाषा शिक्षण में त्रुटियों को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, अगर भाषा शिक्षण है तो उसमें कोई गलतियां हो रही हैं, तो उसमें किस प्रकार उसको देखा जाना चाहिए, क्या है, कमजोरी, असफलता, अधिगम का संकेत और अनुशासनहीनता। ठीक है, तो यहाँ पे 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अधिगम का संकेत या सीखने का अवसर। 138 कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, क्लास लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, 150 क्वेश्चन आपने मार्क टेस्ट लगाया है तो टाइम तो जाएगा ही जाएगा। हिंदी पढ़ाते समय स्थानीय संदर्भों का प्रयोग क्यों उपयोगी है। देखिए, जब आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, कोई भाषा पढ़ा रहे हैं, तो अगर उसमें रीजनल चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी होता है। किसके लिए, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए। इसलिए 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 139 को देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों से कहानी का अंत बदलने को कहता है, यह भी क्वेश्चन हमने देखा है, एक बार फिर रिपीट हो गया है, तो इसको आप लगा लीजिए। तो उसका मेन मकसद क्या होता है, रचनात्मकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में मातृभाषा का सीमित प्रयोग किस लिए उपयोगी है। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का सीमित प्रयोग किस लिए उपयोगी है।
हिंदी हटाने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए, समय नष्ट करने के लिए। तो मातृभाषा का सीमित प्रयोग जो होता है ना, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए होता है। ठीक। सीता ने फूल तोड़ा, फूल किसने तोड़ा? सीता ने तोड़ा। इस वाक्य में ने का प्रयोग क्यों हुआ है? वर्तमान काल, भूतकाल में सकर्मक क्रिया, भविष्य काल और अकर्मक क्रिया। तो 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल में सकर्मक क्रिया। लड़की सुंदर है, लड़की सुंदर है, लड़की कैसी है? सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर शब्द का संबंध किससे है? क्रिया से, संज्ञा से, सर्वनाम से और कारक से है। ठीक है, तो इसलिए 142 का राइट आंसर क्या है? बी, संज्ञा से। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब की क्लास पूरी चैनल पर अवेलेबल, आप देख सकते हैं। तो भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है? फिर वही आ गया। तो इसका मैंने बताया है शॉर्ट कोड SLRW। पहले लिसनिंग होता है, फिर स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग होता है, फिर राइटिंग होता है। तो आप चेक कर लीजिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बस कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, गिने चुने हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए, 2 क्वेश्चन क्या मिलेंगे? होमवर्क के लिए मिलेंगे, जो आपको कमेंट बॉक्स में उसको आंसर करना है। तो 144 का आपको देखना क्या है कि हिंदी शिक्षण में व्याकरण संदर्भ में पढ़ाने का अर्थ है। हिंदी शिक्षण में व्याकरण संदर्भ में पढ़ाने का अर्थ है नियम रटवाना, परिभाषाएं लिखवाना, प्रयोग के माध्यम से सिखाना और कठिन प्रश्न देना। तो 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग के माध्यम से सिखाना। 145 प्लस 5 क्वेश्चन बचते हैं। एक छात्र मैंने पानी पिया को मैं पानी पिया लिखता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है? लिंग की, काल की, कारक की और वचन की। तो 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये किसकी त्रुटि है? कारक की। बच्चा कारक के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान रहा है, इसलिए वैसे सेंटेंस को लिख रहा है। ठीक। तो अगला क्या है? भाषा कक्षा में समूह कार्य का सबसे बड़ा लाभ। चलिए फट से करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम। धीरे धीरे चलो, इसमें धीरे धीरे क्या है भाई? चलने की तो बात की जा रही है, लेकिन कैसे चलना है? धीरे चलो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चलो 2 बार यूज किया गया है, इसलिए इसके 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक। 48, भाषा मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। 149, हिंदी शिक्षण में शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका है। हिंदी शिक्षण में शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका क्या है? मार्गदर्शक एवं सहायक। जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा आपके लिए? होमवर्क होगा। ठीक है। तो 150 नंबर, गलतियां भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो इसका आंसर क्या करना है? आपको कमेंट करके बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में। हम उसको, अगर आंसर आपका सही होता है तो आपके लिए मान लीजिए बेस्ट है, आपने तैयारी बहुत बढ़िया से की है। अगर आपका गलत भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम है। तो इसका राइट आंसर हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर क्या है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले अगले नए टॉपिक के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ। अगली जो हमारी क्लास होगी वो सब्जेक्ट को लेकर होगी, सब्जेक्ट के किसी स्पेशल टॉपिक को लेकर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, तैयारी आपकी बेहतरीन हो, सीटेट आप अच्छे नंबर से पास हो।